बताना आपका नाम। भाई कौन है मैम? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो रूल्स ऑफ नाउन। रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ नाउन, इसमें लिखना रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बोले। हम बात करते हैं रूल नंबर 1, इसको समझते हैं कि रूल नंबर 1 एक्चुअल में है क्या। बोले, लिखिए। some nouns are some nouns are some nouns are singular in appearance. Some nouns are singular in appearance, singular in appearance, but plural in meaning, but plural in meaning, but plural in meaning। समझ में आया? but plural in meaning। क्लियर है? तो मैंने ये बोला कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपीयरेंस में दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर, बट इनका जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्लूरल। आ रही बात समझ में? अपीयरेंस जो होगी इनकी वो होगी सिंगुलर में, दिखेंगे सिंगुलर, बट जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनके साथ जो भी वर्ब यूज करनी है दैट मस्ट बी प्लूरल। क्यों? क्योंकि मीनिंग इनका प्लूरल होता है। आगे एक चीज और ऐड कर देना, एंड फॉलोड बाय, एंड फॉलोड बाय, एंड फॉलोड बाय, एंड फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, एंड फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, एंड फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। समझ गए सभी लोग? ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपीयरेंस में दिखने में होंगे सिंगुलर, बट उनका मीनिंग होगा प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैटल, तो कैटल मतलब होता है मवेशी। ये कभी भी कैटल्स नहीं होगा, या इसमें कुछ स्पेलिंग में चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मैं आप लिखता हूँ क्लर्जी, क्लर्जी का मतलब होता है जो प्रीस्ट होते हैं, जो पूजा करते हैं, लाइक जो चर्च वगैरह में होते हैं, यस कमेंट, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्लर्जी। अगर मैं आप लिखता हूँ पोल्ट्री, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, या फिर इन्फेंट्री, तो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? जो पक्षी पालन होता है, बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसको, तो उसे बोलते हैं पोल्ट्री। इन्फेंट्री, और जैसे हमने आप लिखा जेंट्री, जेंट्री मतलब जेंटलमैन वाला, ठीक है। कैवलरी आ रहे हैं, ठीक है। कैवलरी, जितने भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो सबके सब जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वैसे वैसे होंगे। वी विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन द स्पेलिंग ऑफ दीज नाउन्स, ठीक है। स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैटल हो गया, क्लर्जी हो गया, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री, ठीक है, पीजेंट्री, ईटीसी, ठीक, इनको नोट करिए, पीजेंट्री, ईटीसी। डेटा, हाँ डेटा भी इसी में जाएगा, पीपल भी इसी में जाएगा, और लिख लो। ईटीसी लिख दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। डेटा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आप लिखता हूँ पीपल, ठीक है, चिल्ड्रन, ये सब के सब कैसे हैं? बाय डिफॉल्ट प्लूरल है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इनको हम प्लूरल में लेते हैं, ठीक। ऐसा, इन सबको नोट कर लो, क्योंकि डेटम होता है, डेटम सिंगुलर है, डेटा जो है उसका प्लूरल होता है, लिखते तो उसे डेटा ही है ना, ऐसा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसा द बिगेस्ट कॉज ऑफ road accident, because the biggest cause of road accidents is seems to be moving cattle on the road, moving cattle on the रोड, ठीक है। लास्ट में लिखा मैंने नो एरर, ये हो जाएगा डी। तो आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया आपका पार्ट ए। द बिगेस्ट कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट इज
seems to be, अब ये हो जाएगा आपका पार्ट बी। उसके बाद इसे बना देते हैं पार्ट सी, दिस वन इज पार्ट सी एंड द लास्ट वन इज पार्ट डी। तो आपको बताना है कि इसमें एरर कहां पर, ग्रामेटिकली कुछ एरर है या फिर सब कुछ सही है। कहाँ एरर है, कहाँ एरर है बताओ। कैटल्स, ठीक है, तो होना क्या चाहिए, कैटल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कैटल्स लिखा है तो दैट वुड बी कंसीडर एज एन एरर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने आप लिखा माय टीचर told me that, my teacher told me that gentries are एक सेकंड, respected by everywhere by everyone, by everyone, ठीक आ रही है बात समझ में, expected everywhere by everyone, ठीक है। लास्ट में लिखा मैंने नो एरर, ये हो जाएगा पार्ट डी। तो बताना ये कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, जेंट्रीज। क्यों, देखो जब तक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ना तब तक हमें कहीं पर कोई एरर समझ में आएगा ही नहीं, हमें लगेगा बहुत आसान, ठीक। ये रैंडम क्वेश्चन जब आते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। ये हो गया पार्ट बी और ये हो गया पार्ट सी। जैसे यही चीज जब एग्जाम में आती है फिर हमें लगता है नो एरर, ठीक है, वो नो एरर लगा के आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे जेंट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, जेंट्री होगा। इसको करेक्ट कर लो। अगर हो सकता है कि यहाँ पे आर की जगह इज होता, यहाँ पे जेंट्री लिखा होता और आर की जगह अगर इज होता तो उसे भी हम क्या करते, उसे भी हम एरर मार्क करते। बोलो समझ में आया कुछ कि नहीं आया, नहीं आया, फिर से सुनो। तो आसान भाषा में बताऊं तो ये जो रूल है ना इनको आपको याद करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्यों, इसीलिए तो रूल है, मतलब जो बेसिक है, जो बेस है किसी भी सब्जेक्ट का, तो बेस तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, बेस तो आपको याद होना चाहिए। तो मैंने ये बोला कि आपको इन नाउन्स को याद कर लेना है। ये वे नाउन है जो दिखते तो सिंगुलर है बट एक्चुअली में जो मीनिंग है वो कैसा रहेगा, वो प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो देखो यही बोला ना मैंने कि सम नाउन्स आर सिंगुलर इन अपीयरेंस बट प्लूरल इन मीनिंग, यही बोला था। तो ये बताओ कैटल है, अब यहाँ पे हमेशा कैटल ही होगा, कैटल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्या है, तो कंफ्यूज करने के लिए कैटल्स लिख कर देगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी भी चीज का प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस एस ऐसा कुछ लगाते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते नहीं करते, कल बताया था। तो वही चीज हमारे दिमाग में रहती है। बट अब ये बताओ, ये किसी चीज का नाम है वो जो बाय डिफॉल्ट प्लूरल है, तो क्या हम उसे और प्लूरल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो पहले से ही प्लूरल है, और क्या करोगे आप उसमें। अगर उसमें एडिशनल कुछ आप जोड़ते हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यही कहने का मतलब है भाई। जैसे मान लो कि किसी का भी नाम है, भाई जैसे आपका नाम क्या है, हिमांशु, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपका नाम है हिमांशु, अब मान लो कि यार मुझे आपके नाम की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, ठीक है, और अगर मैं इतना लिख कर छोड़ दिया, ठीक है, आप बोलो नहीं सर गलत, बोलोगे नहीं बोलोगे कि सर ये गलत है, या फिर मैं आपके नाम में कुछ और ऐड कर दूं तो आप बोलोगे नहीं कि ये गलत है। इसी तरीके से उस चीज का नाम, मतलब मवेशी है कैटल, अगर हम कैटल को कैटल से लिख दें तो नाम बदल नहीं गया, नाम बदल गया। अगर आपके हिमांशु नाम में से मैंने यू नहीं लगाया तो बचा क्या, हिमांश, आप बोलो सही तो मेरा नाम है ही नहीं, है कि नहीं, मतलब यहाँ पे नाम ही बदल गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी स्पेलिंग बदल देते हो तो यहाँ पे वो नाउन ही बदल जाएगा। तो नाउन ही बदल गया, मतलब जो नाउन आपको चाहिए था वो तो हमें मिला ही नहीं, तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, रीजन ये। अभी समझ में आया, फिर आगे बढ़े, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट लिखिए। टेन, चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए, फिर नेक्स्ट रूल लिखो। some nouns are some nouns are
some nouns are plural in appearance, some nouns are plural in appearance, some nouns are plural in appearance, but some nouns are plural in appearance but singular in meaning. Some nouns are plural in appearance but singular in meaning. तो गाइस ऐसा है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए दिखने में कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, ठीक है, बट इनका जो मीनिंग होगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं न्यूज कार्ड, ठीक है, न्यूज हो गया, कार्ड्स हो गया, ठीक। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं विकेट्स, मम्प्स, ठीक है, न्यूज हो गया, कार्ड्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मम्प्स हो गया, टेनिस हो गया, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ठीक, ये सारे के सारे वर्ड को सब में एस लगाया मैंने, ठीक है। अगर मैं आप लिखता हूँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ईटीसी ईटीसी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसी तरीके से, तो आगे कर लेना ईटीसी। तो देखो इन सभी नाउन में क्या यूज किया मैंने, एस यूज किया, ठीक है। जब इन सभी नाउन में एस यूज किया मतलब हमें एस को देखकर लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो उसका नाम ही है, उसके नाम में बाय डिफॉल्ट एस लगा हुआ है। तो क्या करोगे, किसी नाम के नाम में से एस हटा दोगे क्या, कि वो अच्छा नहीं लग रहा चलो हटा दो, ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर अगर हटा दोगे तो उसका तो मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। और जब अगर कोई भी नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, ऑब्वियसली बात है वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, सो फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो चलिए कुछ एग्जांपल से बताते हैं, तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने अभी बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स आर वन ऑफ द फेमस गेम्स एज आई नो, ठीक है। लास्ट में लिखे मैंने नो एरर डी। तो बताना ये किसमें कहां पर प्रॉब्लम है या सब कुछ सही है। ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी और ये हो गया पार्ट सी, द लास्ट वन इज डी। तो कहाँ एरर मार्क करोगे, ए में एरर करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिलियर्ड से इसके साथ क्या आएगा, तो आर हटा के हमें लिखना पड़ेगा क्या, इज लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार्ड इज प्लेड बाय एवरीवन, या ऐसे लिखो, एवरीवन नहीं कह सकते, कार्ड प्लेड बाय मैन एंड वीमेन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लास्ट में लिखा मैंने नो एरर डी। तो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, इसको बना देते हैं पार्ट सी एंड दिस वन इज पार्ट डी। तो देखना एक इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, कार्ड, क्योंकि कार्ड तो नॉर्मल कार्ड हो जाएगा, जबकि हम बात कर रहे हैं उस गेम की, ठीक है, जिसमें आप कार्ड्स खेलते हो ना, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, नहीं आया समझ में, आ गया। तो जिसका जैसा नाम है उसे वैसे ही रहने देना है, किसी के नाम के साथ कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नाम की स्पेलिंग में कुछ भी हम लोग नहीं बदलेंगे, तो आप इसको नोट कर लो। डार्ट्स का मतलब होता है वो एरो फेंक के मारते हैं ना, वो नहीं है समझ में, अरे वो जो इस तरीके का सर्कल होता है ना, ऐसा,
आ गया समझ में? इसके बीच में निशान लगाना होता है, हाँ यही होता है डायरेक्ट। हालांकि मैंने खेला नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, नोट कर लें सभी लोग। इनमें से कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सेंटेंस बन सकता है इनमें से किसी भी नाउन से। तो आपको ध्यान रखना जैसी स्पेलिंग लिखी गई है वैसी स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो समझ लेना कि वही प्रॉब्लम है, उसी को हम एरर मार्क करेंगे। ठीक है, कुछ भी हटा दिया या कुछ जोड़ दिया अलग से तो वो एरर काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने मैथमेटिक्स से एस हटा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपने रिकेट से एस हटा दिया, कहीं से एस ना हटाओगे ना कुछ एडिशनल जोड़ोगे, जैसा है वैसा वैसा रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? डन, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए फिर। नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल है डू नॉट यूज आर्टिकल द। डू नॉट यूज आर्टिकल द। डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर। डू नॉट यूज आर्टिकल द बिफोर any proper noun. Do not use article the before any proper noun. ठीक है, do not use article the before any proper noun. ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं आया? मैंने ये बोला है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे मैंने आप लिखा आई met a man yesterday. I met a man yesterday. The man lives in the Delhi. ठीक है, he came here for some work. He came here for some work. ठीक है, लास्ट में लिख दिया मैंने नो एरर डी। तो बताओ जरा, ये जो सेंटेंस है क्या ये करेक्ट है? ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ए और ये हो जाएगा पार्ट बी। इसको बना देते हैं पार्ट सी एंड दिस वन इज पार्ट डी। तो बताओ प्रॉब्लम कहां पर है? बी में प्रॉब्लम है। तो देखो आप, दिल्ली क्या है? दिल्ली प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या कभी दा लगाते हैं? नहीं लगाते। क्या कभी हम ऐसा लिखते हैं कि वी लिव इन द इंडिया? होता है क्या? वी लिव इन द इंडिया नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है तो यहाँ से क्या करेंगे? दा को रिमूव करेंगे तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके पहले दा नहीं आएगा। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले दा नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? Ever have you seen anybody who put the before his name? ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो अपने नाम के पहले दा लगाता हो, दा अप्लाई करता हो? देखा है? यूज करता हो कॉमन नाउन के पहले का। लेकिन कैटेगरी बताएंगे तब, ऐसा नहीं बताएंगे उसको भी। तो ये बताओ, क्या कभी किसी व्यक्ति को ऐसा इंट्रोडक्शन देते सुना है जो अपने नाम के पहले दा लगाता हो? क्या कभी मोदी जी अपनी स्पीच शुरू करते थे ऐसे बोलते हैं क्या आई एम द नरेंद्र मोदी? बोलो, नहीं बोलते। तो कोई भी वर्ल्ड लीडर कभी अपनी स्पीच में ऐसा बोलता है? कोई भी न्यूज एंकर कभी ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल हो सकता है। द एथलीट, मतलब स्पेसिफाई करो आप उसको, बाय प्रोफेशन स्पेसिफाई कर रहे हो वो कौन है? वो एथलीट है। ऐसा है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आई मेट द प्रिंसिपल, आई मेट द टीचर। करेक्ट है, क्योंकि मैं उसकी क्या बात करूँ? प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी एक तरीके से देखा जाए तो मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ उसकी।
इस वजह से वहां पे यूज करो। अगर बाय प्रोफेशन बात करूंगा तो आर्टिकल ए और एन यूज करूंगा। अगर मैं बाय पोस्ट बात करूंगा तो फिर उसके पहले दा लगाएंगे। लेकिन अभी बताओ, ये प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम, नाम समझते हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु का विशेष नाम। और अगर विशेष नाम है तो यूज करेंगे। अगर विशेष नाम है तो आपको वहां पर दा यूज नहीं करना है, ठीक है, दा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अगर लगा होगा तो आप उसे एरर मार्क करोगे। बोलो क्लियर है? ठीक। इसका एक एक्सेप्शन लिखो, पहले एग्जांपल लिखो, ये रूल लिखो, फिर इसका एक्सेप्शन। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? आ गया? ठीक है, तो रिएक्शन देते जाओ थोड़ा सा, आ रहा समझ में। साइलेंट मोड बैठे रहते हो। LIC वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। LIC वर, पॉसिबिलिटी नहीं। LIC वर कैसे हो सकता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये एक सब्जेक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सिंगुलर है कि नहीं? सिंगुलर है, ऑब्वियसली बात है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इश्यूड न्यू पॉलिसीज, तो यहाँ पे हैव थोड़ी लगाऊंगा, मैं हैज लगाऊंगा। और हाँ, लेकिन आपने पूरा सेंटेंस नहीं बताया मुझे, बस इतना बोला LIC वॉज वर, आगे उसके कुछ और दिया गया होगा, समझ गए? उसके आगे कुछ ना कुछ उसमें ऐसा दिया रहा होगा कि वहां पे वो किसी LIC के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसके एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस कंडीशन में होता है ऐसा। हाँ, लगाते, बिल्कुल लगाते हैं। जैसे द RBI, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक, हाँ, वो उसमें लगाते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन अलग है, वो प्रॉपर नाउन नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन टाइटल के फॉर्म में आ जाता है, वो इस वजह से ऐसा करते हैं। ऐसा है। हाँ, स्पेसिफिक नाम है लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो मैं जब आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं लिखवाऊंगा कि भाई अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसके पहले भी द लगाएंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है ये तो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो संगठन होते हैं, तो इस वजह से उसमें द लगाते हैं, कंबाइंड, ठीक है, रीजन ये हो गया यहाँ तक। जैसे जनरली हम लिखते हैं अमेरिका, अमेरिका के पहले दा नहीं लगाते, लेकिन अगर हम लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाई सो? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर यूनाइटेड देयर, दैट्स व्हाई। बहुत सारी कंट्रीज यूनाइटेड होती हैं, इस वजह से दा लगाते हैं, उस ग्रुप की वजह से दा लग जाता है, रीजन ये। हाँ, बिल्कुल दा लगाते हैं। अरे वो नेचुरल एंटिटी है यार, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, है ना। अगर नेचुरल एंटिटी की बात करेंगे तो देखो, प्लेनेट के पहले भी दा लगाते हैं हम, ठीक है, माउंटेन्स के पहले भी दा लगाते हैं, है ना। आप बोलो कपिल शर्मा, अपने शो के नाम के पहले भी दा लगाता द कपिल शर्मा शो, है ना, टाइटल है, ठीक है। पंजाब के पहले भी दा लगाते हैं, आप बोलो सर पंजाब भी तो प्रॉपर नाउन है, ऑफकोर्स प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो टाइटल भी है। बाय सो बिकॉज देयर आर 5 रिवर्स, ठीक है, 5 रिवर है, इस वजह से क्या बोलते हैं उसको, पंजाब कहते हैं, वो इससे टाइटल दिया गया पंजाब को। तो ऐसा नहीं कि अब ऐसा नहीं बोलेंगे द मध्य प्रदेश, नहीं बोलेंगे, रीजन क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि टाइटल थोड़ी ना है, तो टाइटल को इससे कंपेयर मत करो, है ना। नहीं तो बोलो दा महात्मा गांधी भी बोलते हो, ऑफ कोर्स बोलते हो, लेकिन दा महात्मा गांधी नाम थोड़ी ना है, वो टाइटल है। तो टाइटल के पहले दा लग सकता है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के पहले नहीं लगेगा, बस इतना याद रखो। दी मोनालिसा, हाँ। अब देखो मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी चीज को आप एक आइकनिक वे में बात करोगे, आइकनिक वे में अगर बात करते हो तो वहां पर आप द लगा सकते हो। जैसे भाई मान लो कि मैंने लिखा कि माई फ्रेंड इज द शेक्सपियर ऑफ द प्रेजेंट एरा, मतलब क्या हुआ? अब ऐसा तो नहीं वो शेक्सपियर बन गया, नहीं बन सकता ना, मतलब क्या हुआ? हो सकता है वो शेक्सपियर के जैसा स्मार्ट हो गया हो सकता है उसकी जैसी पोएट्रीज वगैरह करता हो, ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसमें द लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस अगर विलियम शेक्सपियर बोले तो वो ये थोड़ी ना बोलेंगे आई एम द विलियम शेक्सपियर हु हैज रिटन अ लॉट ऑफ सोनेट्स एंड पोएम्स, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, क्यों?
रीजन है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ दा थोड़ी लगाएगा, प्रॉपर नाउन है ना। क्यों? अब रीजन सुनो। दा का काम होता है किसी चीज को स्पेसिफाई करना। क्या करना? स्पेसिफाई करना, किसी चीज को विशेष बनाना। तो भाई ये बताओ, आपके घर वालों ने आपको अच्छा खासा नाम दिया है ना, वो खुद एक स्पेसिफिकेशन है अपने आप में, ठीक है। वो उसको और कितना स्पेसिफाई करोगे आप, ही बताओ भाई। वो आपका नाम अपने आप में ही आपकी आइडेंटिटी है, तो फिर उसके आगे दा लगाने की क्या जरूरत? क्या ऐसा कि आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं, ये पहले बात हो गई तो उसमें हमने दा लगा दिया? ऐसा नहीं है, ठीक है? तो अभी क्लियर हुआ? तो दा वहां लगाया जाता है जहां किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। तो अभी एक्सेप्शन पे बात करें। चलिए एक्सेप्शन लिखो, बोले, लिखिए। दा इज प्लेस्ड, दा इज प्लेस्ड, दा इज प्लेस्ड बिफोर, दा इज प्लेस्ड बिफोर, दा इज प्लेस्ड बिफोर a proper noun. Da is placed before a proper noun. Da is placed before a proper noun. आगे लिखना है when it is used, when it is used, when it is used as a common noun, when it is used as a common noun. समझ आई बात? when it is used as a common noun, मतलब अभी मैंने आपसे बोला था कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी दा नहीं लगाएंगे। बोलो क्लियर है? यही बोला था। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले दा यूज हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन की तरह परफॉर्म करेगा स्टेटमेंट में, तो वहां पर मैं उसके पहले दा लगाऊंगा। कैसे लगाएंगे? एग्जाम्पल से देखो तो सारी बात क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल pretends to be pretends to be the Harishchandra of modern politics, Harishchandra of मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो बताओ जरा क्या होगा? हाँ बताओ बताओ। झूठ है ना? तो ये हो गया पार्ट डी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई ये हो गया पार्ट ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका पार्ट बी, और ये हो जाएगा आपका पार्ट सी। अब जरा एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये मान के चलो कि वो यहाँ पर हो सकता है दा ना दे। क्या है? दा नहीं देगा, वो कंफ्यूज करेगा आपको कि जो केजरीवाल है वो कैसे शो ऑफ करता है। भाई कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी इस तरीके से शो ऑफ कर रहा है जो वो नहीं है, वो किसी दूसरे की तरह है, तो फिर मैंने क्या बोला? मिस्टर अरविंद केजरीवाल प्रिटेंड्स टू बी हरिश्चंद्र। तो ये बताओ, क्या कभी केजरीवाल हरिश्चंद्र बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या कभी हरिश्चंद्र केजरीवाल बन सकता है? नहीं बन सकता। दोनों एक दूसरे की प्लेस नहीं ले सकते। लेकिन फिर हमने किया क्या? तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? द। वाई सो? क्योंकि ये जो हरिश्चंद्र है, ही इज अ आइडियल पर्सन। ठीक है, कैसा है? एक आइडियल पर्सन है, सिंपल सी बात है। मतलब वाई सो? बिकॉज ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं। सिंपल। तो आप चाहो तो यहाँ पे मोदी जी का नाम लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर दा जरूर लगेगा। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये क्या बन गया? कॉमन नाउन। कॉमन क्यों बोला? कॉमन इसलिए बोला कि आप वहां पर कोई भी सब्जेक्ट बदलो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसका यूज हम किसी के भी लिए कर सकते हैं। तो जो वर्ड कॉमनली यूज हो सकता है, जिसे मैं सबके लिए यूज कर सकता हूँ, तो वो कौन सा नाउन बन जाएगा? कॉमन नाउन। तो जो हरिश्चंद्र वो कैसा हो गया? वो हो गया कॉमन नाउन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, आ गई? चलो ठीक है।
बताओ, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? बोलो। नहीं? हाँ हाँ, कॉमन नॉन काउंटेबल। नहीं, कॉमन नॉन में दाग होता है। नहीं, मैंने उसमें बताया, अनकाउंटेबल में बताया था। काउंटेबल है तो काउंटेबल में दाग होता। कल देखो, कल मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था, कुछ और बताया था, कुछ और समझ लियो। ऐसा नहीं आया समझ में? काउंटेबल में आर्टिकल ए एन यूज होता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर से बता दे रहा हूँ, सुनो। अगर किसी कम्युनिटी की बात करेंगे या फिर किसी भी कैटेगरी की बात करेंगे तो फिर उसमें दा लगा सकते हैं। उसमें क्या हुआ, ये जो हरिश्चंद्र है, इसे मैं प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर ही नहीं रहा हूँ, इसे मैं यूज कर रहा हूँ कॉमन नाउन की तरह। और जब भी कोई नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो उसमें हम दा लगा सकते हैं। जैसे हम ऐसा बोलते हैं द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट का मतलब क्या है? द स्टूडेंट का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वो सब कौन है? स्टूडेंट है। कैटेगरी, कैटेगरी बताई जा रही है। अगर मैंने बोला द टीचर, तो दुनिया में जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं वो सब कौन है? वो सब टीचर है, ठीक है। अगर मैंने बोला द पीपल, तो हम सब किस में आते हैं? इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, द पीपल। अगर मैंने बोला द एनिमल, तो जितने भी एनिमल हैं वो सब किस में आएंगे? द एनिमल। अगर मान लो कि मैंने बोला द पुअर, तो जितने भी गरीब हैं वो किस में आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ द रिच, तो जितने भी अमीर लोग हैं वो किस में आएंगे? इस कैटेगरी में आएंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा द डॉग, तो दुनिया के जितने भी डॉग हैं तो सब इस कैटेगरी में आएंगे। समझ गए? तो कुल मिलाकर बात ये है, आपने द लगा दिया मतलब दैट्स डिनोटिंग द होल कम्युनिटी। आई बात समझ में? तो पूरी होल कम्युनिटी को डिनोट करने लगता है वो, इस वजह से। तो इसके पहले द लग सकता है। बोलो, क्लियर है? अच्छा, ऐसा कोई जिसको ये समझ में नहीं आया अभी तक? आ गया? आगे मूव करूँ मैं? ठीक। नोट कर लो। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रोहित नाम का जो व्यक्ति है उसकी बात करते हैं। रोहित इज द रोहित इज द हाँ, शाहरुख खान ऑफ हिज कॉलोनी। है कि नहीं? तुम देवदास ही लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने? ये जो रोहित नाम का जो व्यक्ति है ये क्या है? अपनी कॉलोनी का शाहरुख खान है। मतलब आप उसके रोहित की जगह अपना नाम लिख दो, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो फिर मतलब बात ये हो गई कि रोहित तो प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये शाहरुख खान कौन सा हो गया? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि भाई इससे आप किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ कोई बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। क्यों? तो ये प्रॉपर नहीं है, यहाँ क्या है? कॉमन नाउन। अगर सेम सेंटेंस अगर शाहरुख खान इंट्रोड्यूस करे अपने आप को, तो क्या वो ऐसे बोले आई एम द शाहरुख खान? नो, वहां पर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अभी क्या है? अभी ये कॉमन नाउन। बोलो, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बस तो लिख लो इसको भी, ये समझने के लिए एग्जांपल दिया है। फिर हम आगे मूव करते हैं। फिर बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो कैसा होता है? हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल लिखिए, लिखो। कलेक्टिव नाउन इज कलेक्टिव नाउन इज जनरली यूज्ड कलेक्टिव नाउन इज जनरली यूज्ड collective noun is generally used generally used
एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, द सिंगुलर सब्जेक्ट, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड फॉलोड बाय and followed by a singular verb, and followed by a singular verb and singular verb comma, ऐसा लिखो singular verb comma singular pronoun, singular verb comma singular pronoun and singular verb comma singular pronoun हो गया तक सभी का, and न्यूटर जेंडर मतलब क्या हुआ, इट, न्यूटर जेंडर मतलब इट का यूज करेंगे। तो क्या यूज होगा, जो कलेक्टिव नाउन है बाय डिफॉल्ट हम इसे मानेंगे कैसा, सिंगुलर। ध्यान से सुनना, कलेक्टिव नाउन जो होता है बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके, ध्यान रखना, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा, जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, और जो जेंडर आएगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। रीजन ये कि किसी भी ग्रुप का जेंडर कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। मान लो कोई समूह, तो समूह के अंदर तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, भाई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे किसका हम मैस्कुलाइन कंसीडर करें या फेमिनाइन कंसीडर करें। सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो हाउ वी कैन डिफाइन, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इट का यूज कर देते हैं, कोई जेंडर ही नहीं मानते, ठीक है, तो इट यूज कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल मान लेते हैं उसको। अब ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं बताओ, कल बताए थे, कुछ याद है, एग्जाम्पल देखो। The committee has given its verdict over the issue of, ये सिंपल से लिखो, over the issue of supply of essential things, essential थिंग्स लिखो या गुड लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लो गुड्स लिख दो, ठीक है, इसेंशियल गुड्स, ठीक है, तब भी बात हुई, ठीक है। लास्ट में मैंने नो एरर डी। तो हमें देखना यह है कि इस सेंटेंस में कहीं पर कुछ एरर है या नहीं है। तो ये हो गया क्या, पार्ट बी। पार्ट सी, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो हो सकता है यहाँ पे क्या लिख कर देगा, यहाँ पे लिख कर देगा आपको हैव, या फिर दूसरा एरर क्या होगा, यहाँ पे वो लिख के आपको देगा हिज भी दे सकता है, यहाँ पे वो देयर भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों गलत, ठीक है, दोनों गलत है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे इट्स लगाना पड़ेगा। रीजन ये कि ये बताओ इस कमिटी से आपको कहाँ पता चल रहा है, जिसमें सारे के सारे मेल सारी की सारी फीमेल, पता चल रहा है क्या। तो हम जेंडर कैसे डिफाइन करें इसका, कि मेल समझे इसको कि फीमेल समझे, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। तो फिर इस चीज से बचने के लिए क्या कर देते हैं, न्यूट्रल मान लो, भाई हमें पता ही नहीं तो हमने क्या मान लिया, न्यूट्रल मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जब बाय डिफॉल्ट सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, सब कुछ सही चल रहा है, अगर सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब हम इसे कैसे मानेंगे, हम इसे मानेंगे सिंगुलर। कैसा मानेंगे, सिंगुलर। तो सेंटेंस में कुछ नेगेटिविटी दिख रही क्या, कुछ भी गलत है सेंटेंस में, नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है कि नहीं। तो हमने बोला कि जो कमिटी है उसने अपना डिसीजन दे दिया, अब वर्डिक्ट मतलब अपना न्याय जो डिसीजन है, तो वो डिसीजन कमिटी ने अपना दे दिया। तो डिसीजन कब देंगे, जब कमिटी के सारे मेंबर्स एग्री होंगे किसी बात को लेकर। मतलब उन्होंने काम कैसे किया, मिलकर काम किया, मिलकर काम किया मतलब एक पर्सन की तरह काम किया पूरे ग्रुप ने। हम लोगों को नहीं गिन रहे, हम किसको गिन रहे हैं, ग्रुप को गिन रहे हैं, कमिटी को गिन रहे हैं। तो कमिटी तो एक ही है ना, वो जो पूरी कमिटी है वो परफॉर्म कैसे कर रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमें वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर, तो हैज यूज करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर इन दोनों को हटा के करेंगे, फिर इट्स कर देंगे। बोलो कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने आप लिखा पार्लियामेंट हैज मेड changes in their policies in their policies to increase the sale of increase the sale of electric vehicles, the sale of electric vehicles in the country। ये वाला सेल, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बताओ, ये पूरा जो सेंटेंस हमारे पास है, द पार्लियामेंट हैज मेड, ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट ए, चेंजेस इन द पॉलिसीज टू मेक टू इंक्रीज, ऐसा लिखो, वो हो गया पार्ट बी, ठीक है। इसको बना देते हैं हम पार्ट बी। द लास्ट वन इज पार्ट सी, और इधर लिख देंगे नो एरर डी। ये हो गया आपका नो एरर डी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हैज, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख कर देंगे, यहाँ पे आपको लिख कर देंगे हैव, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हैव हटा क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब बताओ आगे सेंटेंस में सब कुछ सही है, कुछ प्रॉब्लम? एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या होगा, देयर हटा क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट्स। मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में सी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बताओ, अगर पार्लियामेंट किसी पॉलिसी में चेंजेस करेगी तो वहां पे वोटिंग होती है किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो ज्यादातर मैक्सिमम वोट सपोर्ट में पड़े होंगे, तभी तो कोई चेंजेस हो पाएगा ना, कि ऐसे ही हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट रहा होगा पार्लियामेंट का, लोगों का एग्रीमेंट रहा होगा, तभी कोई बिल पास हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही, सेंटेंस पॉजिटिव वे में चल रहा है, तो सेंटेंस अगर पॉजिटिव वे में चल रहा है, इसका मतलब वो नाउन कैसा होगा, फिर वो सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो सब कुछ कैसा आएगा, सिंगुलर, और जेंडर कैसा आएगा, न्यूट्रल। रीजन नोट कर लें दोनों एग्जांपल्स को। हम्म, नहीं अगर उसमें स्पेसिफाई करके लिखा हो वीमेन एसोसिएशन, बिल्कुल लगा सकता हूँ, फिर वहां पे हर ही आएगा, तो वहां स्पेसिफाइड है, ऐसा हो जाएगा। जब तक स्पेसिफाई नहीं है तब तक के लिए ये ऐसा है। और उस टाइम में फिर हम वहां पे कॉमन नाउन लगाने लग सकते हैं, मतलब वहां पे देयर लगा देंगे फिर, क्योंकि वीमेन एक वीमेन थोड़ी ना रीजन है। तो बोलिए क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब इसके बाद आपको बताते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। अच्छा बताओ, एट समवन्स एल्बो, क्या मतलब इसका? एट समवन्स एल्बो, ये तो 10 तारीख का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था ना। हाँ, ऑर्डर्स फॉलो करना, किसी पे डिपेंड होना, किसी का ऑर्डर फॉलो करना, वो था डिपेंड वाला। और फील द पिंच, जो बता दिए थे कि मैंने, हाँ कुछ कुछ बता दिए थे शायद। अच्छी बताओ, एवरीवन, एवरीवन ब्रदर, ऐसा कुछ था ना, क्या था यार, एक सेकंड, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एवरीवन एंड हिज ब्रदर क्या था, यही पूछा था एग्जाम में, यही आया था, एवरीवन एंड हिज ब्रदर।
तो मिटा दें इसको। इसका मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करके आए थे, छोड़ दिया था। अच्छे बताओ, फीट एट क्ले, फीट एट क्ले, ये भी तो आया था एग्जाम में। स्लो इन एक्शन, करेक्ट, स्लो इन एक्शन ये था। तो चलो बताओ, द फीडर्स, इसका मतलब था आर्ग्यूमेंट वाला, आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, झगड़ा करना, ये होता फीडर्स फ्लाई। कौन सा, कौन सा वाला पूछ रहे हो, ईडियम क्या है बताओ, बोल के बताओ समझ जाऊंगा। द फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, यार टाइमिंग हो गया यार। चलो फटाफट जितना उतने बता देता हूँ फटाफट में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो सारी सब लोगों के पास पहुंच जाएंगे, डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, और बाकी लोगों के पास भी वो नए इडियम्स एंड फ्रेजेस पहुंच जाएंगे। चलो बताओ फटाफट, जो जो नहीं पता वो लिखते जा रहा हूँ, बोलो। इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलो, कौन सा नहीं पता बोलो, जो एग्जाम में पूछा था। डबल टॉक, डबल टॉक का मतलब होता है टू मेक कंफ्यूज समवन। डबल टॉक मतलब टू मेक कंफ्यूज या टू डू कंफ्यूज, मतलब घुमा फिरा के बातें करना, टू मेक कंफ्यूज, ये हो गया। नेक्स्ट बताओ, दूसरा बोलो क्या, बी आउट फॉर द काउंट, इसके दो मीनिंग होते हैं, बी आउट फॉर द काउंट, इसके दो मीनिंग होते हैं, अलग अलग रेफरेंस में यूज होता है। पहला मतलब इसका होता है बीइंग नॉक डाउन, अगर कोई नॉकडाउन हो गया तो उसे बोलेंगे, या फिर दूसरा हो जाएगा स्लीप साउंडली, स्लीपिंग साउंडली, साउंडली बोलो डीपली बोलो एक ही बात होती है। ठीक है, साउंडली का वही मतलब है, डीपली का वो मतलब है, डीपली। ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या, काउंटिंग, काउंटिंग योर चिकन्स, पूरा ये फ्रेज था क्या, क्या लिखा है बोलो पढ़ो, काउंटिंग योर चिकन्स, काउंट बिफोर द एग हैच। इसका काउंटिंग योर चिकन्स का मतलब होता है कि रिजल्ट से पहले किसी चीज पे कंक्लूजन पहुंच जाना। ठीक है, मतलब टू डिफाइन एनी रिजल्ट बिफोर, टू डिफाइन कंक्लूजन बिफोर द रिजल्ट। ठीक है, किसी भी रिजल्ट को बताना है भाई, मतलब ये बताओ, अगर आप एग्जाम से पहले आप बोलो यार मुझे ये वाली पोस्ट मिलेगी, आपने पेपर दिया रिजल्ट आया नहीं, और आप बोलो यार मुझे ये वाली पोस्ट मिलेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर एग हैच। ठीक है, रिजल्ट से पहले, तो क्या हुआ, मैं सीधी सी बात है, रिजल्ट से पहले अपना कंक्लूजन मत निकालो कुछ। कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस, और क्या क्या दिया ऑप्शन, हाँ, गेटिंग स्कैर्ड, काउंट योर चिकन, और एक स्टार्टर्स बोलना क्या है फर्स्ट ऑप्शन, कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, सक्सेस, यही होना चाहिए, क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं ना, आधा अधूरा दिया उन्होंने, काउंट योर चिकन मतलब अपनी जो सक्सेस है उसको देखो। नेक्स्ट बोलो क्या था, द आइसिंग ऑन द केक, द आइसिंग ऑन द केक मतलब एडवांटेज। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या,
एक काम करो, मुझे सेंड करना सारे के सारे, है ना, मुझे सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट्स वगैरह हो उसमें टिक करके मुझे कुछ सेंड कर देना, है ना। तो आज के लिए अपन ओवर करते हैं, जिसके जो जो भी डाउट्स हैं वो बता दिया करो, है ना। नहीं और भी आए थे, और भी ये सब पूछ रहे हैं, उसी के तो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अभी अगली क्लास में बता देंगे और, है ना। थैंक यू एवरीवन।